आदित्य अपनी क्लासेस लेने के बाद वापस अपने कमरे में आया। उसने वापस देखा तो उसे लगा कि बिल्ली शायद कहीं चली गई है। उसे इस बात की चिंता भी नहीं थी। उसने शायद मन बना लिया था कि अब जो उसके माता पिता चाहते हैं वो वही करेगा। आज आदित्य इस डिसीजन पर पहुंच चुका था। उसने अपनी बाहें फैलाकर आकाश की ओर देखा और खुद से ही कहा, अब मुझे ज्यादा इन पावर्स के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है ये सब भी मुझे अपनी बहन अदिति को दे देना चाहिए, ताकि उसकी शक्ति, उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाए। आदित्य धीरे धीरे एक नई सोच की ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जितना ज्यादा किसी की मदद करूंगा, मेरी पावर अपने आप बढ़ेगी और मैं कम से कम अपने लिए स्ट्रांग तो हो ही जाऊंगा। इस समय मुझे यही करना चाहिए, यही मेरे लिए सबसे सही होगा। हालांकि आदित्य को पता था कि उसके सारे कामों का हिसाब इस कबीले तक ही सीमित रहेगा। फिर भी यह कबीला कोई सामान्य कबीला नहीं है। यहाँ पर कई ऐसी पावर्स हैं जो अभी किसी को नहीं मिली हैं। निश्चित रूप से यहाँ रहकर उसे बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि आदित्य को अपने पुराने जन्म और उस उपन्यास के बारे में भी पता था जिसमें कबीले के ढेर सारे रहस्य थे। उसे ये भी पता था कि इस कबीले के आसपास क्या है, हालांकि वो बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उसे पता था कि कबीले के पश्चिम में एक पेड़ के पास बहुत बड़ी सी चट्टान है। हो सकता है कि उसे जमीन के नीचे उसकी बहन अदिति के लिए कोई बहुत काम की चीज मिल जाए। ये सोचते हुए वो अपनी बहन अदिति के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। अदिति हथियारों की ट्रेनिंग लेकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसने अपनी बहन को आवाज दी, अदिति, तुम मेरे साथ कबीले के वेस्ट की ओर चलोगी? मुझे लगता है कि वहाँ तुम्हारे काम की ढेर सारी चीज होंगी। चलो ना, चलते हैं वहाँ। अदिति ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आदित्य उसके पास आकर उसे कहीं चलने को कहेगा, जबकि उसे मालूम है कि अदिति के लिए कबीले का अनुशासन इतना कड़क है कि वो बाहर जा ही नहीं सकती, ना ही उसके पास किसी फालतू काम के लिए कोई समय है। अदिति ने बेरुखी से जवाब दिया, देखो आदित्य, मैंने तुमसे कई बार कहा है और तुम्हें पता भी है, मैं अपने काम के अलावा कहीं नहीं जा सकती। वैसे तो तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। ये कहते हुए अदिति तेज तेज कदमों से अपने कमरे के अंदर चली गई और आदित्य उदास होकर वापस लौटने लगा। उसे इस तरह के जवाब का पहले ही पता था, लेकिन फिर भी उसका दिल अदिति के लिए कुछ करने का हो रहा था। आदित्य सोच रहा था, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जा सकती तो मैं जा सकता हूँ। आदित्य धीरे धीरे कबीले के उस शहर में घूमने लगा। पूरा शहर बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। ज्यादातर पुराने तरह के घर, दुकानें और सड़कों पर चहल पहल थी। इसकी खाली जगह यानी सेंट्रल वाली जगह में उसके माता पिता और भाई बहन रहते थे। बहुत सारे लोगों को तो इस कबीले के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जो लोग जानते थे वो ये जरूर जानते थे कि जादू टोना, भूत प्रेत, राक्षस बाधा, इन सब से मुक्ति पाने के लिए ये कबीले जाने जाते हैं। आदित्य सोच रहा था कि मैं जिस कबीले में जन्म लेकर आया हूँ वो कबीला वाकई बहुत क्रूअल है। मुझे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मेरे जन्म पर मेरा तो कोई बस ही नहीं था, इसलिए कुछ कहना भी बेकार है। आदित्य पूरे हिस्से में आगे बढ़ता घूमता जा रहा था। उसने महसूस किया कि आसपास के लोग उसे कुछ अजीब तरह से देख रहे हैं, शायद उसके वाइट चमकीले बालों की वजह से। लेकिन उसने इन सबको इग्नोर कर दिया और एक जगह पर आकर रुक गया। ये वही जगह थी जहां पर वो अदिति को लाना चाहता था। उसने पेड़ के पास चट्टान को बहुत गौर से देखा और बोला, मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई खजाना छिपा हुआ है। मुझे इसके आसपास की जमीन खोदकर देखना ही होगा। आदित्य ने उस जमीन को अपने साथ लाए फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक उस जमीन को खोदने के बाद अचानक झंकार की आवाज से वो चौंक पड़ा। ओ गॉड, मैंने जो सोचा था वही हुआ आखिर। कुछ तो है इस संदूक में, अब इसे जल्दी से मुझे खोलना होगा। लेकिन इस संदूक को मैं कबीले में कैसे लेकर जाऊंगा? इसे अभी ही खोलकर देखना होगा। आदित्य उस संदूक को जल्दी जल्दी साफ करने लगा। संदूक के चारों ओर मिट्टी लगी हुई थी। ये एक छोटा सा किसी धातु का बक्सा था। आदित्य ने देखा कि उसके अंदर से पानी जैसा कोई रस टपक रहा था। आदित्य उसे गौर से देखने लगा। तभी उसे पुराने जन्म की यादें तेज हो गईं, क्योंकि अब तक सब कुछ उस उपन्यास के अनुसार ही होता जा रहा था। आदित्य मन ही मन बेहद खुश हो रहा था।
उसकी खुशी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे समुद्र मंथन के दौरान मिलने वाले अमृत को पीने वालों की होड़ लग गई थी। क्या देवता, क्या दानव। आदित्य को भी आज ये अमृत ही मिल गया था। आदित्य मन ही मन बोला, मैं जब भी विचार करता हूँ कि थोड़ी बहुत जो भी पावर है मेरे पास अपनी बहन अदिति को दे दूंगा, लेकिन ना जाने क्यों मेरे पास कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है कि मेरे अंदर खुद को पावरफुल बनने की इच्छा फिर से जाग जाती है। मुझे पता ही था कि इसके अंदर जो रस है वो एक तरह से अमृत है। ये शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाता है। और मुझे ये भी याद है कि पिछले जन्म में इस तरह की दवाइयां बेहद महंगी होती थी। आज ये मेरे हाथ में है। मेरे हाथों में आज अमृत आ ही गया। उसने वहीं का वहीं उस संदूक को खोल दिया, लेकिन इस संदूक के अंदर एक कलश था। शायद इसी कलश में वो अमृत रस था जिसके लिए आदित्य खुशी से पागल हो रहा था। इस संदूक को खोलते ही उसमें कुछ लिखा हुआ था जो मिट्टी में दबे होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने उस संदूक को उठाया और सोचा कि कमरे में पहुंचकर ही इसे साफ करके उस संदेश को पढ़ना होगा जो इसमें लिखा है। लेकिन आदित्य को पता नहीं था कि ये सब कोई दूर से देख रहा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो देख रहा है वो इंसान भी है या जाने क्या है, लेकिन किसी की दृष्टि जरूर इस संदूक और इसके अंदर के कलश पर थी। आदित्य ने चारों ओर निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपने कबीले में पहुंचकर कमरे में जाकर ही किसी सही जगह में रखना होगा। ये सोचकर वो संदूक को सीने से चिपटाकर धीरे धीरे वापस लौटने लगा। पगडंडियों से चलते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां इक्का दुक्का इंसान भी नहीं था। तभी झाड़ियों में से सरसराने की आवाज ने उसे चौंका दिया। आदित्य जोर से चिल्लाया, कौन कौन है वहां झाड़ियों के पीछे? आदित्य बहुत डर गया था। उसे ये समझ में जरूर आ रहा था कि जिसने भी इस संदूक पर नजर डाली थी वो यहीं आसपास है, पर कोई इंसानी शक्ल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। आदित्य तेजी से चलने लगा। नहीं दूंगा ये संदूक तुम्हें, कभी नहीं। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? हटो, दूर हटो। किसी कीमत पर मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे मार डालो। आदित्य ने देखा कि पूरी तरह से अदृश्य किसी ने संदूक छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो संदूक छीन ना सका और वापस जाने लगा। आदित्य समझ गया था इसके अंदर के कलश की ही शक्ति थी जिसके कारण वो इस संदूक को बचा पाया था। इसका आदित्य के साथ होना ही उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बना रहा था। और उसे ये भी पता था कि किसी पुरानी पीढ़ी के कबीले के किसी जानकार वैद्य ने ही इस अमृत रस को बनाया होगा और उसे अपने वंशजों के लिए छुपाकर भी रखा होगा। उस समय राक्षसों की कमी नहीं थी। उनसे इसे बचाने का खास कारण भी होगा, क्योंकि अगर ये पावर बढ़ाने वाला अमृत रस राक्षस पी लेते हैं तो मानव जाति के लिए बेहद खतरनाक होगा। आदित्य अभी भी संदूक को सीने से लगाए लगातार हाँफ रहा था। वो धीरे धीरे अपने कबीले में पहुंच गया था, लेकिन ये क्या? गार्ड उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिना आज्ञा के आप कहां चले गए थे? आपको लेकर सभी लोग परेशान हैं। कहां गए थे आप? और ये क्या है आपके हाथ में? बताइए, कहां गए थे आप? आदित्य ने जवाब दिया, मुझे कौन खोज रहा था भला? और क्यों खोज रहा था? क्या इस कबीले में मेरी इतनी कीमत है कि कोई मुझे ढूंढे? अरे ये क्या लेकर आए हैं? आप इसे यहीं छोड़िए और अपने रूम में जाइए। ओह, अब समझ में आया मुझे कौन ढूंढ रहा था। अदिति मुझे ढूंढ रही थी, है ना? और हाँ, ये मैं अपने कमरे में लेकर जाऊंगा। अदिति के लिए ही तो लाया हूं। आदित्य को सारी बातें समझ में आ गई थीं, क्योंकि आदित्य अदिति को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो गई तो नहीं, लेकिन उसने मेरे जाने का शोर मचा दिया। अब आदित्य धीरे से अपने कमरे में गया और उसने चारों ओर देखा, फिर गौर से संदूक की ओर देखने लगा। फिर थोड़ी देर में उठकर उसने एक गीले कपड़े से पूरे संदूक की मिट्टी हटाई। उसमें लिखे संदेश को समझने की कोशिश करने लगा। अमृत तो अभी भी कलश के अंदर एक कांच की नली में था, जिसमें से हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। वो बेहद सुंदर थी। आदित्य ने उसे देखकर बोला, मैं जानता हूं अदिति, तुम भले ही मुझसे बात नहीं करती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ही अमृत रस लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा ही इस पर हक है और किसी का नहीं, मेरा भी नहीं। और तुम मेरे लिए चाहे कोई भी इमोशन रखो, मुझ कमजोर को भाई मत समझो, पर मैं तुम्हें अपनी प्यारी बहन ही समझूंगा। देखो देखो, तुम्हारे लिए है ये अमृत रस।
आदित्य को आज बेहद खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपने इस जन्म के कबीले के लिए एक बेहद कीमती चीज ढूंढ कर लाई थी। ये कहकर वो संदूक से चिपके संदेश को पढ़ने के लिए आराम से बिस्तर पर ही बैठ गया। वो अटक अटक कर संदेश पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो संदेश पढ़ता जा रहा था, उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वो पसीने से तरबतर हो गया था। क्या आदित्य ने वो पुराना संदूक निकालकर कोई बड़ी गलती कर दी थी? आखिर वो कौन था जो आदित्य से संदूक छीनना चाहता था? संदूक में आखिर क्या संदेश लिखा था जिसे पढ़कर आदित्य कांपने लगा था? क्या अदिति को ये अमृत रस मिल पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी का अगला भाग।